नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास खबरों पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ भाजपा नेता अनूप अग्रवाल। अनूप भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बात मैं इसलिए गड़बड़ा रहा हूं कि इसके पहले भी मैंने शुरू किया था और बिजली विभाग की कारस्तानी की वजह से दोबारा करना पड़ रहा है। शहादत को सलाम, लाल के शव को देखकर मां बोली रोऊंगी नहीं तुम्हें सैल्यूट। इस हेडिंग से जम्मू कश्मीर की खबर को प्रमुखता से छापा गया है एक अखबार द्वारा, नई दिल्ली और जम्मू से मिलाकर। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, उनसे जुड़ी हुई खबर है। पीएम मोदी बोले छत्तीसगढ़ देश के विकास का पावर हाउस, मिलकर करेंगे विकास। रायगढ़ में पीएम मोदी ने 6400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ये खबर रायगढ़ से। इसी खबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के आवास रोके, अपनी तिजोरी भरी, गोबर में भ्रष्टाचार मोदी। इस हेडिंग से अखबार ने प्रमुखता से छापा है। 15 राज्यों पर जीडीपी से 30% ज्यादा कर्ज, छत्तीसगढ़ की आय का 6.5% ब्याज पेमेंट। ये मुंबई से खबर। चुनाव में स्वेच्छा से टिकट छोड़ने के लिए विधायकों का मन टटोल रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में भाजपा का गिव अप योर टिकट प्लान। इस हेडिंग से नई दिल्ली से खबर छापी अखबार ने। विज्ञापनों में बच्चे अगर भीख मांगते दिखे तो चैनलों पर कार्रवाई होगी। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के टीवी चैनलों को दिशा निर्देश। दिल्ली से खबर है। शिवनाथ एक्सप्रेस अब कोरबा तक चलेगी, बड़ी राहत। रेलवे बोर्ड दिल्ली के उपनिदेशक ने जारी किया आदेश। नागपुर से आने वालों को सहूलियत। तेलंगाना पटेल की विरासत पर जंग। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सभा, भाजपा करेगी बड़ी रैली। नई दिल्ली से खबर है। 40% सांसदों, 44% विधायकों पर क्रिमिनल केस, 28 पर हत्या और दुष्कर्म जैसे मामले। मेजर आशीष की मां ने कहा रोऊंगी नहीं सैल्यूट करूंगी। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूबी, जानलेवा बारिश, 6 की मौत। 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, शेष जिलों में येलो। छत्तीसगढ़ की खबर है। नंदी की पूजा, रेचुली का मजा और ठिठरी खुरमी का स्वाद। तीजा पोला से जुड़ी हुई खबर है। एनआईटी ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर देंगे सुझाव, स्कूली किताबों में होगी कोडिंग। छात्र पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। 1 से 5वीं तक के बच्चे छत्तीसगढ़ी और स्थानीय बोली में भी करेंगे पढ़ाई। ये खबर बिलासपुर से है। इसके अलावा भी और छोटी छोटी खबरें तमाम छपी हुई हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कश्मीर की। 3 दिन से संघर्ष चल रहा है फौज और कुछ आतंकवादियों के बीच में। जो आतंकवादी चिन्हित किए गए हैं, जो लोग फायरिंग कर रहे हैं, अभी भी डटे हुए हैं जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें एक लश्कर तैयबा का कमांडर है जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है और वो जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला, जम्मू न कहा जाए अब तो, कश्मीर का रहने वाला है। और उसको फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो मारा जाएगा ये निश्चित है। बहुत बड़ा किस्मत का धनी होगा तो हो सकता है पाकिस्तान की मदद से वो बाहर निकल जाए। पाकिस्तान की मदद इसलिए कि बॉर्डर के पास का मामला रहता है तो उनकी फ़ौज भी कुछ न कुछ इस तरह की हरकत करती है कि हमारे फौजियों का ध्यान बढ़ता है और उसका वो फ़ायदा ले लिया करते हैं। 5 लोग मारे गए जिसमें कैप्टन, एक कर्नल और बाकी हमारे जवान थे। उनसे जुड़ी खबर है। चैनलों में भी दिखाया जा रहा है कि कैसे बिलखती हुई माँ कह रही है कि रोऊंगी नहीं सैल्यूट करूँगी। ये है जज्बा देश का। सैल्यूट है हमारी तरफ से भी उन जवानों को। सैल्यूट उन्हें जो अभी भी उन आतंकवादियों का सफाया करने के लिए प्राणपण से डटे हुए हैं जिन्होंने इनकी हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश पाकिस्तान की चाल से कर रहा है, पाकिस्तान की मदद से कर रहा है। कल मैं जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में मंत्री है सिंह साहब, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब ऐसे नहीं मानेगा, किसी एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। क्योंकि वो फौजी थे, फौज के मतलब मुखिया थे, थल सेना अध्यक्ष थे। उनके मन में स्वाभाविक है कि जब अपने फौजी मारे जाते हैं तो हमसे ज़्यादा क्रोध उनके मन में होता है। क्रोध तो हमारे मन में भी है। ये जो हरकतें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान के साथ अभी एक मैच भी होने वाला है, इनके साथ किसी तरह के रिश्ते रखने का कोई मतलब है अनूप भाई? देखिए कमलेश भैया, बहुत पुरानी और मानी हुई बातें हैं कि हमेशा जो खतरा होता है दुश्मन से नहीं होता, बाहरी लोगों से नहीं होता, खतरा होता है गद्दारों से। और आपने जब इसकी तह में गए होंगे, सभी चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि एक मुखबिर जी, जो 2 तरफा एजेंट था, उसकी गद्दारी की वजह से ये हमारे 3 जांबाज अधिकारी, जिसमें एक डीएसपी थे पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, और 2 हमारे कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी थे सेना के, ये लोगों को धोखे से ट्रैप करके वहाँ ले जाया गया और उन पे गोलियां चलाई गई।
ये जो भारत माँ के लाल होते हैं, जो अपनी माँ, जिनकी माँ बोलती है कि मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने तो अपनी माँ का भी ऋण उतारा और भारत माता का भी ऋण उतारा। इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए, उन्हें सैल्यूट किया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, वो कम होगा। लेकिन मुझे समस्या उन गद्दारों से है, उन लोगों से है जो इसमें भी राजनीति करते हैं, इसमें भी बातें उस सर्वोच्च बलिदान की जो महत्ता है उसको भी कहीं ना कहीं वो अस्वीकार करता है। देखिए, जब से दुनिया बनी है ना, ये हिंसा, ये लड़ाई, ये झगड़े, आज वो सीमा पे हो रहा है तो दो देशों का मामला हो गया। दो राज्यों के बीच में आपने जैसे पढ़ा होगा, असम नागालैंड के, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में अलग अलग विषयों पर झगड़े होते थे पहले। अभी भी असम और नागालैंड, त्रिपुरा जो अपने चल रहे हैं राज्यों के बीच की सीमाओं के झगड़े, जहाँ शिया सुन्नी है, जहाँ हिंदू मुस्लिम है, जहाँ केवल शिया है, जहाँ कोई वो नहीं, वहाँ समाज के झगड़े होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ ये ना तो समाज के झगड़े हैं, ना धर्म के झगड़े हैं, ना सीमा के झगड़े, ये लड़ाई होती है वर्चस्व की। आप देखिए, जहाँ कुछ नहीं है, केवल एक शहर है और उसमें केवल एक समाज के लोग भी रहते हैं, वहाँ समाज के मुखिया के रूप में उस पद को कब्जाने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई जमीन के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये माना जाए कि बहाने कुछ भी हो सकते हैं, पर उसके पीछे जो ध्येय होता है वो वर्चस्व का होता है जी। ये जो बांग्लादेश बना, उसके बाद से पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया कि सीधी लड़ाई में तो हमसे कभी जीत नहीं सकता, और उसके बाद जो छद्म युद्ध वो करता है, ये जो आतंकवादी भेजता है, जो लॉन्चिंग पैड बनाता है और हमारी ज़मीन पे कब्जा करके रखा हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं वो उलझा के रखना चाहता है जी। और उसके लिए उसको चाइना जैसे देश सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सीधी लड़ाई में उनके लिए बहुत परेशानी होने वाली है जी। तो वो पीठ के पीछे वार करता है, और ऐसे समय पे हमारे जांबाजों का ये जान न्यौछावर करना। एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहता हूँ, आज हमारे रोज आती कि एक जवान और घायल हुआ, दूसरे नाता की उसकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गया। लोग बोलते हैं अरे बम क्यों नहीं पटक देते? आपको ये तो मालूम है ना, इतने इलाके के अंदर वो है, बम से चारों तरफ से बमबाजी कर दो और ख़त्म कर दो उनको। कितना आसान है बोलना, लेकिन आम लोग भी हैं। हमारी जो सेना, हमारी जो आर्मी है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि वो आतंकवादी तो पक्का मारे जाएंगे, उनके साथ वहाँ कहीं सिविलियन है, वहाँ कहीं गाँव में रहने वाले लोग हैं। और ये बात छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के विषय में भी आई थी कि जब आपके बहादुर सैनिक मारे जाते हैं, आपके पुलिस वाले मारे जाते हैं, तो उन जगहों पे हम क्यों इतना रिस्क लेते हैं, हम बम क्यों नहीं पटकते जी। तो उसके पीछे एकमात्र जवाब मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ कि अपनी जान को निछावर करने को हमारे सेना के लोग तैयार हैं, हमारे देश के लोगों की जान बचाने के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन इस भाव के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं कि अगर इनको सपोर्ट करने वाले लोग, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे नक्सली बेल्ट के हों, जो भी उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भूमिका सहयोग करने में निभाते हैं, उनका भी उनके साथ खात्मा हो जाए। बहुत बड़ी मुश्किल यह है कि किसी के घर में 4 लोग अगर हथियार लेके पहुंच जाते हैं, उनके बच्चों को अगवा कर लेते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं। आप बताइए, क्या गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है? तो कहा गया गेहूं के साथ ऐसे लोगों को मारने 2 लोगों के लिए 100 लोगों की बलि नहीं दी जाती। नहीं दी जाती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसको कभी भी समाज ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन वो वही लोग, और हमारी आर्मी, हमने हमारे यहाँ एक किया था ना, एक विमान अपहृत किया गया था, और उसमें जिनको छोड़े थे उन लोगों ने कितने दुर्दांत दृश्य दिखाए हैं। फिर भी कमलेश भैया, इस बात को आप मानेंगे कि भगवान ना करे फिर यदि इस घटना की पुनरावृत्ति होती है तो फिर हम छोड़ने में मजबूर होंगे, क्योंकि मानवता के नाते होती हम ये देखते हैं कि 2 लोगों को छोड़ने से अगर 100 लोगों की जान बचती है तो उन लोगों को। और अभी तो देखिए वो समय बदल गया जी। अभी आप ये भी देख रहे होंगे, न्यूज़ में सारे चैनल दिखा रहे हैं कि अज्ञात हमलावर आते हैं और ऐसे लोग जो इस देश के लिए खतरा बने, चाहे वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हों, खालिस्तान कमांडो फोर्स के हों, लश्कर तैयबा के हों, ये सलाउद्दीन के दाहिने हाथ हो, और ऐसे लोग जो मोस्ट वांटेड हैं भारत में, ऐसे लोगों को चुन चुन के उन्हीं के घर पे घुस के और गोली मारी जा रही है। अभी कल परसों ही एक और घटना हुई है, कल भी एक घटना हुई है जिसके अंदर पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया मस्जिद के अंदर में। तो ये समय भी बदल रहा है, अब वो ज़माना नहीं रहा जिस समय की आप बात कर रहे हैं। अब मेरा कहना यह है, ये जो
दुनिया है जब तक ये रहेगी, ये आतंकवाद, ये लड़ाई झगड़े, ये गोलीबारी, ये मारामारी, ये चलती रहेगी। इससे आप बच नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का है लोग जो व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को ठीक कैसे किया जाए। जी, वो अपनी जगह सब चीज़ सही होने के बावजूद भी उसका एक ही उपाय है कि ये छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक और छोटे मोटे बालाकोट से अब काम नहीं चलने वाला। अब तो आपको लाहौर में घुसना पड़ेगा। मैं वही कह रहा था कि अब सीधा सीधा ये सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, उसको हम लोग उसके सीधा कह देते हैं कि जो पहले हुई है जिस घटनाएं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और उसमें घटनाएं इस तरह की रही हैं कि लोग उसको बोल देते हैं कि छोटी बात थी। छोटी बात नहीं थी, वक्त के हिसाब से उसको किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि भाई चंद्रयान को जब हमने सफलता पूर्वक दक्षिण पोल पर उतारा तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत के मुरीद हो गए। तो समय अच्छा है, उनके यहाँ भी ऐसी स्थिति का निर्माण कर दीजिए कि गृह युद्ध हो जाए और साले आपस में लड़के ख़त्म हो लें, क्योंकि वो ऐसे विषधर हैं कि उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय ऐसा है कि उसी पे 1 घंटा लग जाएगा। पीएम मोदी बोले छत्तीसगढ़ देश के विकास का पावर हाउस, मिलकर करेंगे विकास। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ एक हेडिंग है कि छत्तीसगढ़ ने लूट लिया। शराब पे कहा था कि हम शराब बंद कराएंगे, शराब के नाम पे दुनिया भर की लूट खसोट हुई। प्रधानमंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय बात करते करते स्थानीय स्तर पे आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव है। इस दौरे को विकास और चुनाव दोनों को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा ने आयोजित किया था। आप भी गए होंगे, क्या स्थिति थी वहाँ? देखिए, 2-3 बातों पे मुख्यतः मेरा ध्यान गया वहाँ पर। जी, एक तो एक जनरल प्रोटोकॉल होता है कि पूरे देश का मुखिया जी, जब आपके घर में आए जी, तो घर का मुखिया ही उसका स्वागत करता है। जी। मुझे अत्यंत दुख हुआ कि टीएस ये तो सिंह शासकीय कार्यक्रम था जी, और ये भी सब लोग जानते हैं, हम आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले दर्शक भी जानते हैं जी। कि प्रधानमंत्री जी पूर्णतः प्रोटोकॉल का पालन करते हैं कि जब शासकीय कार्यक्रम होता है तो कतई वो पार्टी की और संगठन की बातें नहीं करते, पूरी तरह से शासकीय रूप से ही प्रधानमंत्री के रूप में ही वो अपना व्याख्यान देते हैं। जी। लेकिन उस समय इस प्रदेश के मुखिया कहने वाले अपने आप को भूपेश बघेल जी, कहने वाले नहीं भाई, हैं नहीं तो मुखिया मेरा ये कहने के पीछे एक तात्पर्य है जी, कि कोई आप इस चैनल के हेड हैं जी, ये केवल बोलने से नहीं होगा, उसकी जवाबदारियों को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। जी, ये मैं भी जानता हूँ कि घोषित रूप से तो वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, जी, लेकिन कल इस बात को साबित किया सिंहदेव जी ने, जी। कल टीएस बाबा ने, कल टीएस सिंहदेव जी ने। क्यों झगड़ा लगवाना चाहते हो? दोनों में ठीक ठाक है। देखिए, जो सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, हम्म, जो सामने है, जो आप देख रहे हो, उससे आप क्यों मुंह मोड़ना चाहते हो? कल उन्होंने जो बात कही, प्रधानमंत्री जी के मंच में बैठे होते हुए उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने कोई भेदभाव किया और छत्तीसगढ़ को आवश्यकता हुई और उन्होंने पूरी नहीं की। जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी। और नहीं तो आप ये भी याद क्या लड़ाई झगड़ा करिए, कराऊंगा उनके साथ जो अन्याय हुआ। पिछले दौरे में जब प्रधानमंत्री आए थे रायपुर, तो वहाँ बघेल जी ने भी उनकी तारीफ की थी। नहीं तो करना पड़ेगा ना, अगर आप अच्छा काम करोगे तो मैं क्या आपके चैनल की बुराई करूंगा? नहीं, शिष्टाचार भी होता है। शिष्टाचार होता है तो दोनों बात होती है। एक मंच पे है तो दोनों इसीलिए वो नहीं, हट जाते हैं, शिष्टाचार तब उसके होता है बाद तो दोनों पार्टी की बात होती है कमलेश भैया। शिष्टाचार होता तो ये जरूर बोला जाता है कि कमलेश भैया आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, यह है वह, लेकिन आप समय पे आया करिए, लेकिन आप ऐसा किया करिए, लेकिन आप मुझे समय पे बुलाया करिए, लेकिन आप 10 बजे के बाद रखा करिए। मैं शिकायत भी तो कर सकता हूँ उसी शिष्टाचार से, सभ्य भाषा। लेकिन उसका मौका आप दे जब आप समय पे बुला रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, मेरा समय खराब नहीं कर रहे हैं, अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई कारण तो हो जिसके मैं शिकायत करूं। लेकिन आप सब चीज अच्छा करोगे तो मैं निश्चित रूप से आपकी तारीफ करूंगा जी। और वही उन्होंने की। तो इसमें नहीं आना, राज्य के मुखिया का नहीं आना जी, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और इससे किसका नुकसान होता है? आप अगर सोच रहे होंगे बघेल जी को कोई नफा नुकसान, तो मैं इसको गलत मानता हूं। जनता का नुकसान, इसमें इस प्रदेश की जनता का नुकसान होता है जी। और ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कमलेश भैया कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति मिला है, जी। जो कि बिना भेदभाव के, बिना इन छोटी बातों को बीच में डाले
और प्रदेश की जहाँ जैसी आवश्यकता है, जिसको कि अब इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सर्टिफाइड कर दिया, जी ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अब उनका स्टेटमेंट है जी कि जब जैसी जरूरत पड़ी है हमेशा हमको वैसा सहयोग मिला। दूसरी बात, चुनाव अटल जी कहते थे आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, सत्ताएं बदलती रहेंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। पर ये जो बात है, क्या गलत कहा उन्होंने, आपको याद होगा गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी शराबबंदी की, जी आपको याद होगी वो फोटो। जी और उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता कांग्रेस का दूसरे पे जवाबदारी इसलिए नहीं डाल सकता कि मैंने नहीं, उसने नहीं, उसने, सारे नेता लाइन से खड़े थे, जी देश और प्रदेश के, उनके जो मुखिया, उनके जो प्रभारी, वो लोग भी गंगा जल लेके खड़े थे, और हमारे जो अभी मुखिया बने हुए हैं प्रदेश के हैं, जी वो लोग भी गंगा जल हाथ लेके खड़े थे। तो मेरा कहना है कि भैया आप करो मत करो, फिर ये छिछारेदारी तो मत करो, जी ये ओछापन तो मत करो। मतलब कल प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के कदम इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे पड़ते हैं, तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा मिलेगा ही मिला, पूरी प्रदेश की जनता को फायदा मिलेगा। पिछली बार भी आए थे, आप सिमट गए थे 17 सीटों पे। देखिए, आप अगर चाहेंगे कि आप हिमालय की चोटी पे चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, तो 15 साल कोई छोटा मोटा समय होता है। जी अभी आपको, क्योंकि भाजपा सरकारें 3-3, 4-4 स्टेट में 15-15, 20-20 साल से 25-25 साल से आ गई हैं, जी तो आपको लगने लगा एक जमाना था कि आज भी है, आज हिमाचल चले जाइए, गुजरात में कई साल से, हाँ, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती, वहाँ तो कई साल से, लगभग 30-35 साल हो गए। उनका ये सौभाग्य है कि हमारा जो मुखिया है, जी इस देश का मुखिया है, उसी जगह से आता है, उसी धरा से आता है, गुजरात की धरा से आता है। वो तो 9 साल से है, उसके पहले भी थे। नहीं, उसके पहले कहाँ था, उसके पहले ऐसा नहीं था। नहीं, केशु भाई पटेल के पहले लगातार कांग्रेस का जमाना होता था जी। पर आप काम करके दिखाओगे, एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है जी। आपका चेहरा देख देख के लगातार जनता ऊब जाती है जी। ये बात पिछले बार कही जा रही थी कि अगर एक नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हो सकता है। वो होता कि नहीं होता अलग विषय था। इस बार भी दमन सिंह का ही चेहरा सामने कर रहा है। लेकिन अब वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई ना जी। अब उससे बुरा चेहरा आपने देख लिया तो वो अच्छा लगने लगा अब आपको जी। आपने काला और गोरा का फर्क कब कर सकते हो आप? जब कोई गोरे के सामने काला खड़ा होगा तब तो गोरा गोरा कहलाएगा जी। खाली गोरे गोरे लोग खड़े हो जाएंगे तो आप कैसे पता कर पाएंगे गोरा कैसा होता है, काला कैसे होता है? लेकिन अब तो ऐसे काले आए कि गोरा और गोरा दिखने लगा। मतलब योगी के सामने ये बेहतर थे, इनके सामने भूपेश बेहतर हो गए। भूपेश के सामने भूपेश बघेल जी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि जो घोटाले जी, चाहे वो गोबर घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे बालू घोटाला हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे आप देख रहे हैं ईडी को ये गाली बकते रहते हैं कोयला घोटाले पर और खनन घोटाले पर, और ईडी वहाँ से 100 करोड़, वहाँ से 50 करोड़, वहाँ से 150 करोड़, वहाँ से 2000 करोड़, और ना केवल आरोप, वहाँ पैसा जब्ती हो रहा है। मुझे तो हंसी आती है जब ये बोलते हैं ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं, तो मैं कहता हूँ वो 100 करोड़ के ईडी ने वहाँ ला के रख दिए थे मंत्री जी के घर में जी। वो जो व्यक्ति पकड़ाया जिसके यहाँ छापा पड़ा उसके यहाँ वो पैसा कौन, हमने पहुँचा दिया, आपने पहुँचा दिया जी। वो बोले ना कि ये पैसा भी मेरा नहीं है, ये पैसा आपने ला के रखा है, ये पैसा कहाँ से जब्त हो रहा है? जी। मुझे तो शर्म आती है जब मैं पढ़ता हूँ कि लालू यादव के परिवार को बचाने के लिए देश की तथाकथित गठबंधन ठगबंधन ये बोलते हैं कि ये छापे राजनीति से प्रेरित है। उनसे कोई पूछता क्यों नहीं कि जो आदमी 30 साल पहले 2 कमरे के क्वार्टर में रहता था आज वो 50,000 1 लाख करोड़ का मालिक हो कैसे गया? पूरे देश का सबसे बड़ा मॉल लारा जो है उसका कहाँ से आ गया? कौन सा धंधा कर रहा था, कौन सी नौकरी कर रहा था, कौन से बिजनेस में इतनी कमाई हो गई उसको? जी। आज जो लाखों करोड़ों रुपए के रिटर्न भर रहे हैं वो दिखाएं तो ये पैसा आया कहाँ से? तो मुझे लगता है कि ठीक है लालू का तो मामला पकड़ा गया,
लेकिन जो लोग नहीं पकड़े गए सारे नेताओं मैं की सारों अगर- की बात कर रहा हूँ। सारे नेताओं मैं का आपको जांच अगर आप कराया बोलेंगे जाए, तो फिर वही बात है कि 1 घंटा केवल नाम गिनाने में निकल जाए। वही कह रहा और हूं। सभी पार्टियों का बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता सारी दूं। पार्टियों में लोग हैं। मेरा कहना और है माल आप काट रहे हैं। ये लालू यादव या राबड़ी देवी या तेजस्वी या तेज प्रताप या मीसा भारती कौन सा ऐसा धंधा करते हैं, हमको भी तो बता दें। जी कौन सी ऐसी नौकरी करते थे जहाँ लाखों नहीं करोड़ तो कोई कांग्रेसी यहाँ होता तो आज ये- इनके यहाँ जो कोई बोलता उनके बेटे का, वो अमित शाह के बेटे का भी तो एक मामला उतरा था कि वो आया था कि 25 रुपए लगाया और 1 साल के अंदर में तो बता 2,500 तो रहा है कि रुपए मैं शेयर का काम करता था। जी ये कौन सा शेयर का काम करते थे, ये तो बता दे। अब वो तो खैर मैं उनका कोई मैं प्रवक्ता तो- नहीं मैं हूं। जवाब दे रहा अब हूं ऐसा आपको। मत सोचिए कि यादव है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ना चोर यादव चोर ना को शाह चोरी ना कहना अग्रवाल चाहिए। ना पंडित। चोर को मेरा चोरी कहा प्रश्न जाए। इस बात से है या कमलेश भैया कि भाई आप हमको भी मोटिवेट करिए कि आप ये बिजनेस करिए अग्रवाल जी, तो आपका जो है ना जो 100 रुपए का काम है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। वो तो नेतागिरी करने वाले कर लेते हैं, वो तो आपको थोड़े न जाने देंगे, इसीलिए नहीं, नेता सवाल किसी इस दूसरे बात को का नेता नहीं है, बनने वो देता। कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जी पर जब कमलेश यादव जी, जब अनूप अग्रवाल जी उनको सपोर्ट करते, मेरा प्रश्न तो उनसे है जी कि आखिर जब आप ये आरोप लगाते हो कि ईडी को आप एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई को, तो आज ये मनीष दिल्ली में सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को आखिर अदालत 1 साल से क्यों नहीं जमानत दे रही? हाँ कुछ प्रमाण गलत होंगे। ईडी था, गलत सीबीआई था, गलत सरकार थी, अदालत भी गलत हो गई। नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो क्यों नहीं छोड़ रही? प्रमाण के आधार पे वो होता है। सत्येंद्र जैन को आज वो अपनी पत्नी के उसके स्वास्थ्य के नाम से आज जरूर बाहर आए हुए हैं, लेकिन उनको कानूनन छोड़ा नहीं गया, जी कानूनन उनकी अरेस्टिंग उसमें जायज मानी गई है। अनूप भाई स्वाभाविक है कि चारा घोटाला हुआ जिसके कारण वो जेल गए, उनकी आज की अच्छा, तारीख में कहीं जो लोग चुनाव नहीं बोलते लड़ हैं हमें सकते। कानून पे विश्वास जी, है, कानून पे विश्वास है, हम कानून के, लेकिन कई तो मेरा कहना है कि ये तो- कई दृश्य ऐसे भी आते हैं कि जो दूसरी पार्टियों में है वहां बेईमानी का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही, लेकिन जब आपकी पार्टी में आ गए तो साफ हो गए। नहीं, हम ये उसका भी- जवाब ये भी- देते हैं, ये भी होता है ना हाँ, कई देते बार। हैं ना, उसका जी, भी जवाब देते जी। हैं। हम क्या यहाँ भजन करने आए? आप राजनीति करोगे, हाँ। आप सरकार चलाओगे, आपको सत्ता में रहना आता है, तो हम क्या यहाँ ताली बजाने आए? हाँ मतलब हमें भी सत्ता में नहीं, रहना आ गया, सत्ता में रहना आ गया है, अच्छी तरह आ गया है। मतलब और कांग्रेस के सारे दुर्गुण भाजपा में आ गए। नहीं, वो दुर्गुण नहीं जी। है। अगर किसी बड़े ध्येय के लिए कमलेश भैया छोटी मोटी बातों को इग्नोर किया जाना आवश्यक हो, जी आज अगर आप वो काम नहीं करते और आपकी सरकार चली जाती है, जी तो क्या वो सारे लोग फिर से सत्ता में नहीं आ जाएंगे जो ये सब काम करते हैं? जी उन लोगों को रोकने के लिए अगर वक्ती तौर पे कोई समझौता अगर करना पड़ता है तो हम तैयार हैं और करेंगे, आगे और भी करेंगे, जी चलिए। और उसका रिजल्ट हमने दिखाया है। जी लोग हम पे आरोप लगाते हैं, जैसे आपने- काशीराम जी कहते थे कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए ताकि हमारी पुष्टि हाँ, बनी रहे। ऐसे लोग इस देश में रहे हैं जी। जिन लोगों ने मजबूर सरकारों का भरपूर फायदा उठाया जी। और देश को भारी नुकसान, भारी कीमत चुकानी पड़ी है उस जी। बात की। लेकिन आज हम ऐसी सरकार चाहते हैं जी। जो मजबूत भी हो, और उसके लिए छोटे मोटे समझौते उसे मैं अदरवाइज नहीं मानता। जी पहली बात तो यह है, जिन लोगों को अगर आप नेग्लेक्ट करके और अपनी सरकार को गवा देते हो, बाद में वही लोग तो सत्ता में आ जाएंगे, जी तब क्या करोगे आप? तो उनको उधर न जाने की बजाय नहीं, उधर न बिल्कुल जाने दें, हम मेरा अपने मेरा पास ले मेरा आए। अपना मत है और कि उनके पास- ऐसे लोगों को वक्ती तौर पे उपयोग करके जी। और सरकार को बचाया जाना चाहिए। और आप जो काम कर रहे हो, और फिर उनको 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 वो और तो कमाने अपनी- का अवसर दे देना देखिए, चाहिए। राम ना मारे काहू को क्यों होगा बदनाम, पापी खुद मर जाएंगे करते राम ही राम। जी जी उसके लिए आपको नहीं मारना पड़ेगा। मोदी जी ने पाकिस्तान के लिए कहा था जी। कि बहुत समय खराब कर दिया हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, उसको तो मच्छर कैसे मसला जा सकता कभी भी, जी, तो उसको जी। उसके हाल पे छोड़ दो। और आज आप देख रहे हो क्या हाल है, इन बातों में मत जाइए। जी ये जो खेल हैं ये बड़े अलग खेल है, जी क्योंकि इस पे एक अलग बहस पे जब आप जाओगे तो उनके भी अपने मत है। जी हमें बहुत दुख है कि हमारे आर्मी के और इतने बड़े जांबाज अधिकारी मारे गए, लेकिन आप एक दूसरा सोचिए, दूसरा पक्ष सोचिए। जो लोग वहाँ आतंकवादी बनकर और इतनी बड़ी प्रोफेशनल सेना से, दुनिया की दूसरी तीसरे नंबर वाली की सेना से टक्कर ले रहे हैं, जी। उनको क्या मिलेगा? वो तो मर के ही जाएंगे ना। जी इनको तो नागरिक सम्मान मिलेगा, इनको पूरी देश की जनता सैल्यूट करेगी, इनको शहीद का दर्जा मिलेगा, लेकिन उनको तो उनकी लाश की ठिकाने लगाई जाएगी नहीं लगाई जाएगी ये भी उनको नहीं मालूम है। जी जी जी। वो क्यों मरने के लिए आए हैं? नहीं वो भी अपने यहाँ फ्रीडम वो भी फाइटर अपने कहलाएंगे। अपने यहाँ कुछ ना कुछ, हाँ, तो इसलिए वो एक अलग विषय है जी जी कि जी जो आतंकवादी बन के निकला है जी वो भी कुछ, उसके पीछे भी कोई बात है, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, हम उसका समर्थन नहीं करते।
जी। मेरा कहना यह है कमलेश भैया, ये जो विषय उठाया जाता है कि जब तक वो उस पार्टी में था तो चोर था, जब तक देखिए गंगा जी बहती है ना जी। सैकड़ों नाले, इतने गंदे नाले कि आप उसमें हाथ धोना दूर, उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। जी। पर वो नाले कहाँ गंगा जी में गिरते हैं कि नहीं गिरते? जी। और गिरने के बाद वो नाले का नाम रहता है क्या? जी। वो नाला गंगा जी हो जाता है। हाँ। वो नाले का पानी गंगा जी हो जाता और बाद में आता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। है। नहीं तो उसको शुद्ध करेंगे तो कहाँ शुद्ध होती है? नहीं, सब होती है भाजपा और भी- हो रही है। भाजपा भी वैसे अशुद्ध आप होती जा रही देखिए, है। मैं आपको अगर आप एक बोले तो एक 10 खबर है नाम ना, बता चुनाव में स्वेच्छा से टिकट छोड़ने के लिए विधायकों का मन टटोल रही है भाजपा। आज ये स्थिति क्यों निर्मित हो गई? क्योंकि सत्ता का खून लग गया मुंह, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे। पहले तो यही पार्टी मानव ऐसी थी। स्वभाव से आप पीछे हट जी, सकते हैं क्या? जी, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, तो ये गंगा तो- कहाँ हुई? नहीं, मानव फिर स्वभाव तो आप नाला बना दिए उसको। मानव स्वभाव देखिए, आप एक व्यापार कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, जी। आप इस चैनल को चला रहे हैं, कल दूसरे लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जी। उनकी भी इच्छा थी बढ़ने की, पर क्या आप छोड़ के चले जाओगे? हाँ, वो तो करेंगे। जब तक आपकी मजबूरी नहीं होगी जी। उस दिन तक आप इस चैनल को आप ही चलाना चाहोगे, आप ही हेड करना चाहोगे। जी। तो ये जैसा आपके चैनल में, मेरे व्यापार में, इनकी चेयरमैनशिप में, उनकी नेतागिरी में, उसकी नौकरी में, अगर उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होगी, कौन अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं वो तो उसकी छोड़ेगा। मजबूरी होती है कि अब वो रिटायर हो गया तो उसको जाना पड़ता है। तो सिद्धांत नहीं पेलना चाहिए फिर। नहीं को देखिए, फिर हम भी वही बात है, सिद्धांत की बात नहीं जो करते। अधिकारी, जो कर्मचारी, जो डॉक्टर, जो व्यापारी, क्या बोलता है व्यापारी कि आप जाते भैया मेरे को इसमें कुछ नहीं बच रहा है, जी। मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो 100 रुपए का आया, मैं आपको 95 में दे रहा हूँ, जी। तो आप मान जाते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें वैसी हैं। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि पहले हम पत्रकार थे, पत्रकार पैदा करते थे, अब कमीशन खोर पैदा करते हैं। कमीशन खोरी हमारी तरफ भी आ रही है, आ गई है, स्वीकार देखिए, करते ये हैं। बड़ा बन है आपका, जी। और आप एक साहसी पत्रकार हो। आपकी मिसाल दी जाती है आपके पत्रकारिता जगत में। कमलेश यादव एक ऐसा नाम है जो सच को स्वीकार करने में और सच को बोलने में हिचकता नहीं है। ये आपके, मैं मुंह पे आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आम डेमन में बोला जाता है, इसलिए आपके ऐसे बहुत कम लोग हैं आपके उसमें। चलिए, राजनीति की बात हो रही, तो कल मैं एक चैनल पे डिबेट चल रहा था, उनका एक कार्यक्रम था, मैं भी उसमें था। कांग्रेस, भाजपा के और आप दल के लोग थे, अपना आप पार्टी के। तो उसमें मैंने ये बात कही थी, और आज वो खबर है, 15 राज्यों पर जीडीपी से 30% ज़्यादा कर्ज, छत्तीसगढ़ की आय का 6.5% ब्याज पेमेंट। ये स्थिति हो गई है कि कई राज्यों को तो अब कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं है, जिसमें एक नाम आता है पंजाब का। वो प्रदेश जो पूरे भारत को अन्न देने की ताकत रखता था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि उसको कोई ब्याज पे पैसा देने को तैयार नहीं है। हमारे प्रदेश में भी 6.5% तो सिर्फ ब्याज पेमेंट पे जाता है, यानी हम इतना लोन ले चुके हैं कि जो हमारी आय होती है उसका 6.5% तो हम खाली ब्याज पटाने में दे रहे हैं, और ये ब्याज बढ़ रहा है। कारण जानते हैं? आपको भी पता, जानना क्या, मुझसे ज्यादा समझदार है। आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, आपने फुकट में सब बांटो, कुछ आप मुफ्त बांटने का मुफ्त जो बांटो। प्रयास शुरू कर दिया, और ये रोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी दलों को लग चुका है। यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सीधे सीधे मुझे लगता है, कल मैंने इस बात को कहा, लोगों ने, एक आध दो लोगों ने उस पर थोड़ी तल्ख टिप्पणी भी की जो इसके पक्ष में रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने कहा कि बात सही है कि हमारा देश धीरे धीरे पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह दिवालिया होने की कगार पर चला जाएगा अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अगर इसी तरह से मुफ्तखोरी करते रहेंगे तो राज्य क्या, भूपेश बघेल जी, रमन सिंह जी का, उनके खानदान का पैसा नहीं है, पैसा हमारा आपका है। कोई भी हो, मनमोहन सिंह जी का, नरेंद्र मोदी जी का नहीं, हमारा आपका है। ये देश हमारा भी है, उन्हीं का नहीं है। तो ये जो मुफ्तखोरी हो रही है, ये हमारे आपके कारण होती है। अनूप भाई, एक संदेश हमेशा राजनेताओं को देना चाहिए लोगों को कि आप ये जो पैसे लेते हो, जो चुनाव में इतना खर्च होता है, ये वही है कि आपको ही इसकी सबकी भरपाई करनी होती है। ये जितनी चीज़ें मुफ्त में बांटी जाएंगी, आपको कुछ लोग लाभ लेंगे और कुछ लोग उसकी आड़ में, चावल का आप देखिए 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियों में लोग आते हैं, लेके जाते हैं। जो मध्यम वर्ग है उसके पास ये गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी जो टैक्स जमा कर रहा है। तो ये जो मुफ्तखोरी है, ये कहाँ ले जाएगी देश को, ये तो विचार करना ही चाहिए। अब देखिए, अब जो ज़माना चल रहा है ना कमलेश भैया, आज की डेट में रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जाता है। जी। लोग ये देखते हैं किस काम का और परिणाम क्या आ रहा है।
जी जी। लंबे समय तक कुछ ही दल थे जो इस तरीके की स्ट्रेटेजी में काम करते थे, मुफ्त वितरण की। अब सब हो गए। जिसमें शुरुआत अरविंद केजरीवाल का नाम शुरुआती आता है, जिसने आपको बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी मुफ्त कर देंगे। नहीं, सबसे पहले एनटी रामाराव का नाम लिया गया था। देखिए वो बीमारी आई नहीं थी, और वो उन्होंने उसमें किंतु परंतु बहुत लगा रखे थे। अगर आप डिटेल में जाएंगे ना जी, तो ये था कि घोषणा तो होती थी ये मुफ्त मिलेगा, लेकिन जब लेने जाते थे तो वो गरीबी रेखा के नीचे भी होना चाहिए, इस जाति विशेष का होना ठीक है, चाहिए, एक शुरुआत। लेकिन ये जनरल जो हुआ, हाँ, इन जनरल जो मुफ्त में बटा, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से, और इसका जो बटा 100 रुपए का और उसका प्रचार 800 रुपए का हुआ जी। जितनी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब उन्होंने याचिका लगाई केंद्र हमको ये सहयोग नहीं कर रहा, इतना पैसा हमको मिलना चाहिए नहीं, तो उन्होंने बोला भाई आप पहले तो ये जो इतना पैसा मिला था ना, जी, पहले तो उसका हिसाब ले आओ। जी आपने खर्चा किया है इस योजना में 100 रुपया, जी जी, और उसके प्रचार में लगा दिया 800 रुपया। जी। आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम 3 पेशी बढ़वा चुके हैं। हाँ, जैसे कुछ सामाजिक संगठनों के बारे में हम लोग परिहास में कहते हैं कि 5 रुपए का फल बांटते हैं, 50 रुपए का फोटो खिंचवाते हैं। तो मेरा कहना है ये तो पहले एक उसके रूप में बोला जाता था, हंसी मजाक में अपन नहीं बात करते थे। जी जी जी। लेकिन इसको कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने देखा इसका परिणाम ऐसा आया कि जो मेजॉरिटी जवाहरलाल नेहरू को, राजीव गांधी को नहीं मिली, वो मेजॉरिटी 70 में से 67 सीट मिल गई। जी, फुसूपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। ये अगर रिजल्ट मिलेगा तो क्यों नहीं अडॉप्ट करेंगे बाकी लोग? बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसको बढ़ावा देने वाले कौन है? हम इसीलिए तो हमने कहा। नहीं तो सवाल इस बात का है जी, लोग बोलते थे पहले यथा राजा तथा प्रजा, ये बहुत पुरानी कहावत, उल्टा हो गया है। अभी उल्टा हो गया जी। यथा प्रजा तथा राजा। जी। जब आपको पसंद आ रहा है आप उसका उदाहरण खाली, अच्छा पंजाब की बात कर रहे हैं आप, क्या हाल है पंजाब में? वो उड़ता पंजाब, पीता पंजाब, नशेड़ी पंजाब, ड्रग्स पंजाब और बॉर्डर वाला पंजाब। वो तो फिर आप बोलोगे कि मैं मोदी जी की भलाई, मैं अमित शाह की तारीफ करना चाहता हूँ पार्टी के नाते। भाई साहब, लोगों को कल्पना नहीं है जी। वो अगर बॉर्डर के 50 किलोमीटर की जो सीमा है वो अगर बीएसएफ के हवाले नहीं की जाती जी, तो अभी जो हमारे 3 अधिकारी मारे गए हैं वैसे 300 अधिकारी मारे जाते हैं। नहीं, उसकी तो सराहना लोग करते हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात अलग है। इसलिए हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कई बार कि ये लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़, तो फिर वो समझ में आता है नहीं इतने बेवकूफ़ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके हमारे समझ में आ रही है, इतने बड़े बड़े नेताओं के जो दिल्ली में और बॉम्बे में तो सब समझ में आता है उनको। लेकिन जानते बुझते जो आदमी ये सब बातें करता हो उसका क्या, वो तो राजनीति करना है उनको। कैसा माइंडसेट लेके बैठे वो तारीफ क्यों करेंगे? वो तारीफ तो कर ही नहीं सकते। नहीं, तारीफ नहीं कर रहे, जनता तो जवाब दे रही है। तो जनता को भी आप समझना अगर पड़ेगा। देखिए आपने अच्छा काम किया, अगर मैं तारीफ कर दिया तो जनता बोलती है हाँ ये भी बोल रहा है, ये भी समझता, लेकिन आपने अच्छा काम किया और मैं उल्टा बुराई करूंगा तो जनता आपकी तो तारीफ करेगी। पहले 100 करती तो अब 110 करेगी और मेरे खिलाफ हो जाएगी, जो कि हो रहा है जी। इतना सब हो तो इनको समझ में नहीं आ रहा। आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आता है और वहाँ एयरपोर्ट से ऐसे ही वो उतरता है अपने जहाज से और उसको कैसे उसका स्वागत किया, जय श्री राम, और वो क्या बयान देता है उतरते ही, मुझे गर्व है मैं हिंदू, सनातन में मेरा भरोसा है, जब मुझे कुछ नहीं सूझता तो मैं मंदिर जाता हूँ। और वहाँ हमारा एक नेता बोलता है ये सनातन डेंगू और मच्छर और ये क्या है, ये क्या है, क्या मिल रहा है इससे आपको? जो लोग जितनी बार बोले हैं इन बातों को, अभी वो अयोध्या का आ रहा था, कल मैं देख रहा था, मैं जरूर विषय से थोड़ा भटक रहा हूँ लेकिन इससे जुड़ी हुई बात है कमलेश भैया जी। कल अयोध्या में हमारे चंपक राय जी वहाँ के ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने एक फोटो अपनी ट्वीट की है, जो जन्मभूमि की खुदाई में जब काम चल रहा था तो खुदाई हो रही, 50 फुट खुदाई हुई है और उसके अंदर अब तो साक्षात प्रमाण निकल के आ रहे हैं। तो पहले भी मिले थे, पहले एएसआई ने निकाला था, एएसआई ने 2002 में निकाला था वो जो फैसला उसमें आधार भी बने वो। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर उस क्षेत्र की जैसे जो खनन होता है ना एएसआई करती है, जैसे मोहनजोदड़ो खुदाई हुई या अभी ये कुरुक्षेत्र और ये दिल्ली के आसपास बागपत में जी जो खुदाई हुई थी तो वहाँ रथ, जले हुए रथ के निशान मिले थे जी। अगर इस तरीके की खुदाई है तो शायद पूरा की पूरा मंदिर बाहर ना आ जाए,
संभव है। तो ये जो बातें हैं जिसको आप विरोध नहीं कर सकते, जो आंख से दिख रहा है, आपका टीवी आपका कैमरा मुझे सामने दिख रहा है और मैं उसको मानने से इनकार करूं, ये तो ऐसी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजनीति वाले करते हैं। उदयनिधि ने जो कुछ कहा है उसका विरोध हो रहा है। नहीं, होना भी मेरा चाहिए। मेरा उस मामले में एक दूसरा कहना है कमलेश भैया, जी, जानबूझ के उदयनिधि को पूरे देश में क्या तमिलनाडु में भी लोग नहीं जानते थे, हाँ, वो और इसीलिए किया एक जाता है। ऐसा बयान देके, और ऐसा अकेला उदयनिधि नहीं है, जी। ऐसे में 10 नाम आपको गिनवा सकता हूं कि ऐसे विवादास्पद ऊट पटांग उल जलूल बयान देके आज देश का बच्चा बच्चा उदयनिधि को जानने लगा। जी। अयोध्या का एक मंदिर में बैठा हुआ साधु भी उदयनिधि को गाली दे रहा है, लेकिन वो उसको पहचानने लगा कि ये स्टालिन का लड़का है, करुणानिधि का पोता है। जी, तो ये एक वो बनते जा रहा है। मीडिया को भी इस बारे में थोड़ी सी वो रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों के बयान को ना तो दिखाए ना उन्हें निगलेक्ट कर दे ऐसे लोगों को। जी, होता नहीं है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि TRP सेंसेशन चाहिए। हाँ, सेंसेशनल न्यूज के बिना आपको भी TRP नहीं मिलती। हम लोग भी तो उसके लिए मैं दोषी आपको हैं। दोष नहीं दे रहा, नहीं, बिल्कुल मैं दोषी हैं। विपक्षी दल के जैसा बिल्कुल वो दोषी आज हैं। जो लाइन लेने वाले हैं, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हमको इन लोगों को नेगलेक्ट करना है, इन अखबार नवीसों का बहिष्कार करना है, यानी अभी सरकार में नहीं है जब, तब तो ये सेंसरशिप कर रहे हैं सर। जी, अगर सरकार पे आ जाएंगे कमलेश भी, आपका क्या हाल होगा? जी, अभी से विचार कर लो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये होगा। और वो देखिए, उनकी भी गलती नहीं है उन चैनलों में, जिन यानी चैनलों के एंकरों का। आप बिल्कुल, अगर बिल्कुल। प्रजातंत्र में ये 4 स्तंभ है, जी, और 4 नहीं, स्तंभ वो में स्तंभ अगर आप किसी से कहीं कुछ नहीं नाराज है हो, भाई, जबरदस्ती हम लोग मानते हैं चौथा स्तंभ है, कुछ नहीं कानून में, कहीं संविधान में अगर कुछ नहीं। प्रेस लोगों ने की- मान लिया, हाँ। लोगों ने मान लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि चाहे कांग्रेस का शासन काल हो, भाजपा का शासन काल हो, आप कहिए ना सही बात। नहीं तो मैं सही उसका बात बहिष्कार करने कर के दूं। मैं कमलेश भैया अगर कांग्रेस की मेरे सामने यहाँ तारीफ करने लगे जी। तो मेरा काम यह है कि मैं अपने तर्कों से, अपनी बातों से, सच्ची घटनाओं से आपको गलत साबित करूं। भाई साहब, लेकिन अगर मैं ये करता हूं ये स्थिति, कि ये कमलेश स्थिति- भैया चूंकि कांग्रेस की बात करते हैं, मैं कमलेश भैया के चैनल में नहीं जाऊंगा। ये स्थिति डॉक्टर रमन सिंह जब यहाँ पे अजीत जोगी की सरकार थी, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि अभी अभी चैनल हुआ करता था जिसका मैं हेड था, उसमें कह दिया गया था कि अभी अभी चैनल को हमको बाइट नहीं देना है क्योंकि ये कांग्रेसी चैनल है, कांग्रेस की बात ज्यादा करता है। ये एक नेता बोल सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन पार्टी के इसका अध्यक्ष के नाते बहिष्कार उन्होंने- नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल किए थे, नहीं। बाइट ही नहीं देते थे। नहीं। मैंने फेस किया था उसको। ऐसी स्थिति आती है कांग्रेस के मैं शासन जहाँ काल तक में, सोचता भारतीय हूँ, जनता मैं पार्टी के लोग ये भाजपा से कहते थे। हमेशा जुड़ा रहा, कभी एक सेकंड भी, एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुआ भाजपा से। हमेशा मैं आपके चैनल नहीं, में आता हूँ। मैं लेकिन मैंने ये मैंने चीज उसको को खुद आपको फेस बोल किया रहा हूँ। था। ये बनता देखिए, है। वो एक ऐसी चीज है, आप अगर सोच रहे होगे कि ये ठीक है, जी, तो मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल विचार करते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप अगर किसी चैनल आप पे- बोल रहे हो मैं यहाँ बैठकर वो भी किसी- गलत हुआ था, मैं हाँ। ये भी बोलता हूँ। मैं अगर कांग्रेस की ही बात करूंगा तो मेरा नैतिक पतन हो चुका है। मैं सिर्फ भाजपा की बात करूंगा, जहां गलत है वहां गलत कहिए, नहीं, जहां सही गलत है तो तारीफ उसको करिए। नहीं किया जाए ना। लेकिन कई चैनल वाले बहिष्कार तो सिर्फ उसका- तारीफ करते हैं। बहिष्कार उसका उपाय है क्या? नहीं है। अगर आप जो बात बोल रहे हो, आप जो घटना बोल रहे हो कि अभी अभी में आपने फेस किया, मैं उसको भी गलत मानता हूं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। जी, और बोलिए। तो वही हमको अतिरेक पे, मतलब एकदम ठीक है, आप किसी के अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ करो, लेकिन तारीफ दोनों की होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी से अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको भी कहिए, और अच्छी नहीं, बात हो तो एक अच्छी बात भी आप मुझे कहिए, बताइए। लेकिन सिर्फ अच्छी मैं कहते आपके रहो चैनल तो दूसरा पे आदमी आता हूं। चिढ़ेगा। मैं आपके चैनल पे आता हूँ जी, और आप ऐसी बात करते हो जो कि जैसा उनका आरोप है, जी, तो आप मुझे ये मौका दे रहे हो ना कि मैं आपकी बात को गलत साबित करूं, हाँ, मैं अपने तर्कों से आपको आपका मुंह बंद करूं, जी, ये आप मुझे मौका दे रहे हो ना। हम्म, अच्छा, बहिष्कार कर दूंगा तो क्या होगा? कुछ जो नहीं, आपको एकतरफा- बोलना है तो हाँ, आप वो बोलोगे, एकतरफा हो जाएगा वो। एक तरफा हो जाएगा। नहीं, वो मैं उनके तो आप निर्णय क्या को सोच सही रहे हैं? कह रहा हूँ, ऐसा हाँ। नहीं है, लेकिन ये जो संकेत उन्होंने दिया है, हो सकता है देखिए, कल वो बदल दे अपना मैं उसको। दूसरी बात बोलना चाह रहा जी। हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ ये तो शुरुआत है, जी। ये तो तब है जब सरकार नहीं है। आप कब की बात कर रहे हो? जब असंतोष था, जी, जब उस चुनावी समय था, जब आप एक तरफा सही को सही, गलत को गलत बोलने में हिचकने लगे थे। जी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपकी चल नहीं रही है, आप बोल रहे दमन हो रहा है ईडी और सीबीआई से और एजेंसियों से, हमको परेशान किया जा रहा है, तब तो आपका ये हाल है। जी। तब तो आप नरेंद्र मोदी को जो चाहे मुंह पे आ रहा है वो बोल रहे हो। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? आप तो जूते मारने आ जाते उसको। जी, 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 मेरा कहना हुआ है खैर, कि आज जो जी। शुरुआत इन्होंने की है, जी, ये किसी भी दौर पे, किसी भी तरीके से, राजनीतिक तौर हो कि व्यवहारिक तौर हो कि पत्रकारिता हो कि नेतागिरी हो। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों से अलग से एक चर्चा की जाए। कल कोशिश करूंगा कि बात हो सैटरडे को और उसको संडे को दिखाया जाए।
मैं जिस खबर पे हम लोग बढ़ते बढ़ते और आगे चले गए थे वो था कि हम कर्ज लेकर के जो मुफ्त में बांट रहे हैं। बस एक बात, वो जो एक हमको सबको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, वो अनूप भाई हों, मैं भी हूँ, आप हों, सब लोगों को, जो राजनीति में, आप तो राजनीति में हैं, हम लोग तो राजनीति में नहीं हैं, जो लोग राजनीति के निचली सोपान पे बैठे हैं उनको भी विचार करने की जरूरत है। ऊपर वाले तो अब विचार अपने ढंग से करेंगे। वो एक तो कहानी सुनाई जाती है ना कि कश्मीर में एक नेताजी गए, उन्होंने सब भेड़ों को बुला करके कहा कि तुमको सबको साल दी जाएगी। बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन जब वहाँ से हटे तो एक बुजुर्ग भेड़ ने उनसे कहा कि साल बनती किससे है पता है ना, यानी हमारी खाल उतार करके हमको साल बना के दिया जाएगा, प्राण हमारे जाएंगे तो साल पहनेगा कौन, साल का इस्तेमाल कौन करेगा, उड़ेगा कौन उसको। वही हो रहा है यहाँ। हमको ये मुफ्तखोरी की जो आदत हमारी बढ़ती जा रही है, चुनाव के समय में हम मांगने लगते हैं कि भैया दारू दे दो, पैसा दे दो। शॉर्ट टर्म में भैया, देखिए कर्नाटक में हो रहा है, ये जो करने लगे कर्नाटक में आपने ये वादा किया कि ये 100 दिन के अंदर हम ये करेंगे, 50 दिन के अंदर ये करेंगे, पहली घोषणा ये करेंगे, आपने कर दी। लग चुका है। आज वहाँ का मुख्यमंत्री अपने विधायकों से क्या कह रहा है कि विधायक निधि को अभी 2 साल के लिए भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो हमारा उस योजना में लग गया। आज आप क्यों कर्नाटक जाते हो? हमारे कुछ मित्र हैं ठेकेदारी करते हैं जी, आज वो लोग काम बंद कर पेमेंट नहीं मिल रहा है उनको। हाँ, पेमेंट नहीं, हम पूछते हैं क्यों नहीं मिल रहा भाई, इतना तो पैसा केंद्र से आ रहा है जी, केंद्र से तो कोई कमी नहीं हो रही। इसको तो आप भी मानते हैं, अधिकारी भी मानते हैं, राजनीतिक भी मानते हैं, मंत्री भी मानते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? जी, बोलते हैं भैया दिक्कत यहाँ है कि परियोजना के मद में पैसा आता है और आपके धान में और गोबर में और उसमें चले जाता है जी। अब इससे ज्यादा अति क्या हो सकती है कमलेश भैया कि पैसा आ रहा है जी। आपका। अभी जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो आप भी मानेंगे, उस पद पे बैठा व्यक्ति और जो बात बोलता है, राजनीतिक विरोधी भले ही उसको जो भी नाम देते हो, पर ये वो तो कह रहे हैं कि एक झूठ और बोल के चले गए। ये राजनीति है, आप भी जानते हो और बोले सब जानते हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है जी। अब वो जमाना नहीं रहा कि इंदिरा गांधी की नाक रबर किए बोले और लोग मान गए। अब वो जमाना आ गया कि जब बोलते हैं कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रही है, वो सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना ने की थी, तो बच्चा पलट के पूछता है तो पापा बांग्लादेश में क्या इंदिरा गांधी गई थी क्या तलवार लेके, उसने गोली चलाई थी क्या? जब बांग्लादेश का विजय का बात आता है तो आप पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को देना चाहते हो जी। तो ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था जिसमें क्या 74 में पोखरण में इंदिरा गांधी गई थी क्या? वो तो दिल्ली में बैठी थी, फिर उसको क्यों श्रेय दे? तो ये अब नहीं चलने वाला। अगर इंदिरा गांधी को श्रेय दोगे पोखरण का तो अटल जी को भी देना पड़ेगा। अगर आप बांग्लादेश का निर्माण का श्रेय इंदिरा जी को देना चाहोगे तो आपको कारगिल का और इसका श्रेय इनको भाजपा नेताओं को भी देना पड़ेगा। जी जी जी। तो दो तरफा राजनीति अब नहीं चलने वाली। नहीं, अब लोग समझने लगे हैं। उन समझने वालों को जब आपकी मुश्किल क्या है, आप सिमट क्यों रहे हो, आप निपट क्यों रहे हो, ये कि आप वस्तु स्थिति को समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। आप आज भी जनता को 1972 की जनता समझ रहे हो। जी जी। आज यानी जब आपको ये बताया जाता है कि देखिए एक म्यूजियम का नाम एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे था, उसको उन्होंने उठा के अपने नाम पे तो नहीं कर लिया जी, उसने प्रधानमंत्री और सभी प्रधानमंत्रियों की उसको सहेज के एक जगह कर दिया। क्या अपराध कर दिया भैया उसने सारे अपने नेताओं के नाम पे तो पूरी योजना नहीं कर दी जी। लेकिन आपने तो आज भी कोई कांग्रेस शासित प्रदेश में कोई, जैसे अभी इन्होंने चालू किए राजस्थान में, आज भी इंदिरा, राजीव, फलाना ढिकाना, यही आज भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। चलिए, लंबे अरसे तक जो राजनीति सत्ता में रहता है वो इस तरह के रोग आ जाते हैं और आपके पार्टी में भी धीरे धीरे रोग अभी तो नहीं है। अब तो हमको भी दूसरी स्पष्ट बहुमत की सरकार को पूरा हो रहा कार्यकाल, अटल जी तीसरे की तैयारी चल रही है। ठीक है, अगर प्रदेशों की बात करते हैं अटल जी, अरे तो अपने नाम पे अपने जिंदा रहते नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनवा डाले भाई। एक ही तो जी, अटल जी के नाम पे नहीं, बहुत सारी अटल चौक। अरे बाबा, ये तो विश्व के नेता थे और एक आप बात करो, वो भी बोलेंगे इंदिरा गांधी विश्व की नेता थी। तैयार हूँ जी। एक आप 10 योजना का मेरे को अटल जी का नाम बता दो और मैं 20 योजना का 50 उनमें ज्यादा है, वही कह रहा हूं, उनमें ज्यादा बात तो वही हो रही है। जी जी। यानी हम ये तो नहीं कर रहे कि मोदी जी अपने आप को भारत रत्न दे रहे हैं जी। यहाँ तो 3 लोगों ने वैसा किया एक ही परिवार के जी, खुद ही प्रधानमंत्री अपने आप को भारत रत्न दे। कोई कांग्रेसी होता तो आपको ज्यादा अच्छा मुझे अच्छा जवाब देता। सवाल इस बात का नहीं है, मैं आपसे कुतर्क नहीं कर रहा जी, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ जी। अगर आप कांग्रेसी नहीं भी हो और मैं गलत बात बोलूंगा तो क्या आप मेरी बात को नहीं काटोगे?
नहीं वो स्वाभाविक है तो इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। कांग्रेसी होता तो क्या बोलता कि नहीं दिया। जी। नेहरू जी ने अपने आप को नहीं दिया, इंदिरा गांधी चार तर्क वो भी देता कहीं न कहीं से निकाल नहीं दे पाता। ये मैं आज बोल रहा हूँ आप, चलिए बैठे क्योंकि कांग्रेसी से ज्यादा आप जानकार हो। जी चलिए कोरबा की खबरों की जानकारी थोड़ा आपको दे दे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 58 नहीं अब 105 करोड़ से बनेगा, क्षमता होगी 35 MLD। ये पहली खबर है अखबार की। महापौर के जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका खारिज। खनिज राजस्व का लक्ष्य इस बार 3336 करोड़ पूरा हुआ तो DMF में मिलेगा 340 करोड़। रात के अंधेरे में भी आसमान से थर्मल ड्रोन कैमरे से होगी गजराज की निगरानी। ये पहली खबर है अखबार की। हाथियों के उत्पात से जुड़ी खबर है। आवेदकों को भनक भी नहीं और कर दिए गए अपात्र, अब सूची से नाम गायब करने की तैयारी। अब तक 64,000 से अधिक आवेदन स्वीकृत, 48,000 से अधिक आवास का निर्माण हुआ पूर्ण। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी खबर है। रोजगार की मांग को लेकर चौथे दिन भी आंदोलन जारी। ACCL दीपका खदान से जुड़ी खबर है। अब राजनीति की बात हो रही तो उसी राजनीति से ही बात को आज हेडलाइंस को खत्म करेंगे। महापौर के जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका खारिज। बड़ा भरोसा था आप लोगों को कि हम इसको करवा लेंगे और बीच में एक खबर आई थी कि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आप लोगों ने मतलब आपकी पार्टी के लोगों ने, जो पार्षद हैं, उन्होंने कलेक्टर को दिया था। तो 2 दिन पहले एक स्मरण पत्र भी दिया गया या अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कलेक्टर तक ये संदेश भेजा गया कि भाई अविश्वास प्रस्ताव का क्या हुआ है। तो बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ कुछ होगा, तो पहले ही टाइम फिक्स हो गया मामला। जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़े उत्साहित थे लोग, बोल रहे थे कि इनका तो निरस्त हो जाएगा। देखिए ऐसे कई मामले हुए हैं जी जो आपकी जानकारी में है कि लोअर कोर्ट से खारिज हो गया, ऊपर जाके जी जीत गए, हाई कोर्ट में जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में फिर खारिज हो गया। 5 साल तो पूरा हो जाएगा इनका तो नहीं, ऐसे भी कई उदाहरण है जी। डॉक्टर चरणदास महंत जब चुनाव जीते थे बंसीलाल महतो जी से, नहीं उसके पहले 99 में जी, पहले डॉक्टर महंत जीते थे महतो जी से पहले चुनाव को जी। डॉक्टर महतो ने उसके खिलाफ याचिका लगाई थी जी, और फैसला आते आते उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो ये कोई नए विषय नहीं है जी। ये सही और गलत का जो फैसला है ये एक तो अदालतों पर निर्भर करता है पहला, तो दोनों पक्षों को ये उम्मीद हमेशा बनी रहती है क्योंकि उसी के आधार पर तो वो कोर्ट गया। अगर आपको ये भरोसा ही नहीं होगा कि मैं जीतूंगा या मैं सही हूँ तो आप कोर्ट जाओगे क्या? नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, पहले ये बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई बात लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाके उसका फैसला पलट दिया जाए, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम ऐसे उदाहरण होते थे जिनमें फैसलों को पलटा जाता था जी जी। पर अभी आप देख रहे होंगे कुछ बहुत सारे बहुत आम सामान्य घटना के रूप में अब इसको लिया जाने लगा जी। जिन तर्कों को हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिनको वो एक्सेप्ट करता सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानता जी। तो ऐसे विषयों पर अब चूंकि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाए जी, तो इस पे एक तो टिप्पणी, क्योंकि निश्चित है ये ऊपर कोर्ट में जाएगा मामला जी, पहली बात। दूसरी बात है, हमारे जो पार्षद बंधु हैं जी, एक पार्टी लाइन में काम कर रहे हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा, जनता के लिए काम कर रहे हैं जी जी। उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो उन सफल हो या नहीं हो, वो अपना काम प्रयास करे जी। यानी इसकी गारंटी तो वो नहीं ले सकते, वो तो सत्ता में नहीं है, और मुश्किल तो ये यहाँ पे कि जो सत्ता में वो भी गारंटी नहीं ले सकते जी। आज वो बेचारा महापौर करे क्या, उसके हाथ में है क्या जी। तो प्रश्न ये नहीं है, महापौर से जब नहीं बनता वो शासन पर डाल देता है, शासन से नहीं बनता वो आर्थिक रोना शुरू कर देते हैं, फंड ही नहीं है, हम क्या करें। केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया, आ नहीं रहा है, केंद्र बोलता है ये फॉर्मेलिटी उनसे मांगी गई है, वो नहीं दे रहे हैं। केंद्र बोलता है इनको 25% लगाना है, 40% लगाना है, वो नहीं लगा रहे, इसलिए उनका फंड रिलीज नहीं हो रहा। सबके पास उसके जवाब है जी। प्रश्न इस बात का है कमलेश भैया, पूरी बात कभी भी खोल के लोग बताते नहीं जी, और जिसके पक्ष में आज मैं बैठा हूं, मैं अपने पक्ष की बात कर रहा हूं, एक कांग्रेसी सज्जन यहाँ बैठ जाएंगे, वो अपने पक्ष की बात करेंगे जी। वो बोलेंगे आज से 3 महीना पहले हमने प्रस्ताव बना के प्रदेश शासन को भेजा था, 1.5 महीना पहले दिल्ली भेजा जा चुका है, ये रहा उसका रसीद जी, और मैं जवाब निकाल के रखूंगा, ये उसका जवाब भी लीजिए जी। कि केंद्र बोल रहा है भैया हम तो ये फंड तैयार रखा है जी, आपको ये जमा करना वो तो डालो खाते में जी, कि इसको भी हम भेजेंगे, उसको दिखा जाओगे, अपना अनुदान तो देना पड़ेगा, अपना अनुदान तो मिलाओ इसमें जी। और इसके पहले जो आया था जी, उसका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है जी, उसका खर्चे का हिसाब कहाँ है? आपको नियम नहीं मालूम, 3 महीने के अंदर आपको उसका हिसाब भिजवाना है
जी जी आपने भेजा है, 3 साल हो गए। जी वो फिर बोलेगा नहीं हमने भेजा था, वहाँ ऐसा हो गया, हमने स्टेट को भेज दिया, स्टेट वालों ने नहीं भेजा। यही सब बातें होती रहेंगी, जीवन निकल जाएगा। जी 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 ये घोटाले आखिर हैं क्या? ये घोटालों का आखिरी आप अगर वो देखेंगे तो ये केवल मेरी जवाबदारी को मैं आपके ऊपर डालूंगा, आपकी जवाबदारी को आप उसके ऊपर डालोगे, उसकी जवाबदारी को इसके ऊपर डालूंगा। यही घोटाला है। हाँ आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा मैं जनरल बात करता हूँ, चाहे कांग्रेस का ए राजा से कॉमनवेल्थ का घोटाला हो कोई हो, चाहे कोविड के घोटाले चल रहे हैं, चाहे भाजपा सरकार के घोटाले। आखिर जो हम बोलते हैं 20,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ घोटाला, इतने किस घोटाले में पैसा मिला आज तक? परिणाम क्या रहा उसका? परिणाम क्या आया? जी। ना तो वो नेता सजा पाया, एक का दुक्का को छोड़ दीजिए। जी अगर चारा घोटाला इतने 1,000 करोड़ का हुआ तो उसमें लालू यादव को सजा जरूर मिली, लेकिन वो पैसा कहाँ है? जी अगर चोर पकड़ाता है तो पुलिस वो माल बरामद करती है कि नहीं करती है कमलेश भैया? जी आज तक मैंने तो नहीं सुना कि चोर पकड़ लिया गया, उसको सजा हो गई और मामला खत्म। ऐसा होता है क्या? अब तो करने लगे हैं, जैसे वहाँ अतीक का हुआ, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त अरे करके वो तो वहाँ- चोर में आ गया ना। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, घोटालों की बात वो कर भी रहा हूँ। नेता था। देखिए वो भी वो विधायक गैंग- था, आए वो सांसद था। नेता के रूप में गैंगस्टर हर जगह योगी जी आ जाए तो वो भी हो जाएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। जी तो हर जगह योगी जी आ गए हैं क्या? जरूरत तो वही है, जरूरत तो हर जगह योगी की है, और वो दिन दूर नहीं है हम कमलेश भैया। ये आप जो मैं बोला ना अभी आपको कि 1972 का भारत अब नहीं है, जी अब तो ये 2021-22 और 25 का भारत है। जी अब ये सब नहीं चलने वाला। अब लोग पूछने खड़े हो जाएंगे, जी। भाई आपने आरोप लगाया था ये जो जब्तियां हो रही है, जो अटैचमेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये जी। 25 के भारत की है। जी पहले होता था कैसा? नहीं होता था, और धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, और आप लोग सवाल बदली पूछना शुरू परिस्थितियों कर में, हाँ, देंगे बदली हुई कि परिस्थितियों जब में- अगर घोटाला हुआ, जी। जब सरकार का इतना नुकसान हुआ, जब आप ये सब चीजों के पीछे उसको सजा दे रहे, तो वो माल कहाँ है? जी वो माल को तो बताओ, वो तो खजाने में जमा करो, वो तो हमारा माल है। जी ये चीज पहले नहीं होती थी। जी तो वो फिर वो बोलेंगे ना लोग 15 लाख वाली बात, कि 15 नहीं, लाख 15 लाख वाली देंगे बात आपको। बताइए। 15 लाख आएगा देंगे। नहीं ऐसा अब कुछ उसमें- नहीं अब- बोला अब गया। उसमें- एक तो ठीक, मैं ठीक। आज बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात निकाल दी। एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ मैं, जी। आपको भी ओपनली आपसे नहीं विनम्रतापूर्वक। मैं उसको प्रयास ये- में कह रहा हूँ। हाँ, वो भी वैसे ये- ही है जैसे ये- राहुल गांधी का आलू फैक्ट्री, आलू की हाँ, फैक्ट्री। ये कतई आगे पीछे वाला हटा हाँ, दो तो उसका अर्थ ये बदल जाता कतई है। अपने दिमाग से कोई भी जी। निकाल दें, मैंने जिनके दोनों की दिमाग बात में ये कही। हो। जी हाँ, आप अपनी बात बोले जी कि 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। मैं पूरी जवाबदारी से, जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। आगे उन्होंने पीछे ये जो कहा कहा- था कि आज विदेशों में जितना पैसा 2 नंबर का काला धन के रूप में जमा है, अगर वो पैसा पूरा अगर रिकवरी हो जाता है तो इतना पैसा होगा कि एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डल सके। जी और अब मैं दूसरी बात और बोलना चाहता हूँ कि आज जो दूसरे सारे फायदे हो रहे हैं कमलेश भैया, जी आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके ट्रेन हो रहा है, जैसे जो हमारा रक्षा मंत्री बोलता था पैसे झाड़, प्रधानमंत्री बोलता था पैसे झाड़ में नहीं उगते, कहाँ से लाएंगे राफाल? जी हमारे सैनिक बिना जूते के लड़ाइयों में जाते थे, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, और गोली खाते थे। जी ये सब मेरे को आप बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। जी उनको मैं केवल याद दिला रहा हूँ। जी तो ये जो समय है ना, वो नहीं रहा। कोई 15 लाख वाली बात नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसके बारे में ये झूठ लगातार परोसा जाता है। जी उस बात को अच्छा हुआ आपने एक लाइन बोली तो मुझे मौका मिल गया कि उस बात को स्पष्ट। नहीं ठीक है, मैंने वही कहा ना कि वो राहुल गांधी का आलू की फैक्ट्री वाला जो बयान चलता है, उसके आगे पीछे वाला नहीं, जो उसको अर्थ सोशल का मीडिया अनर्थ- में जोक के रूप अर्थ में का हमारे अनर्थ- किसी नेता ने नहीं बोला है। नहीं कहा, मजाक लेकिन इसको आपके कांग्रेस जी। के हर नेता ने कहा है जी तो कि वो- जुमलेबाजी। और जबकि हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो कोई वादा या वो सवाल नहीं था, जी वो एक जुमलेबाजी थी। अब उस बात को पकड़ लिए, जुमलेबाजी जुमलेबाजी जुमलेबाजी। बात को बतरंग बनाने से, गलत बात को 10 बार जोर से चिल्लाने से वो बात सही हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो ये स्थिति, और इसका भुगतमान भुगत रहे हैं। आज पूरे देश से 3-4 स्टेट में सिमट गई कांग्रेस। जी। आज 400 सीट से 40-50 सीट में आ गई कांग्रेस। जी। उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आता, क्यों नहीं समझना चाहते? नहीं, वो सबके साथ होता है। आज आप ऊपर हैं तो नीचे आएंगे, वो ये आप नहीं, नीचे से अगर ऊपर हम आए, नहीं समझेंगे आप तो नीचे निश्चित से ऊपर आए
अब वो ऊपर थे नीचे आ गए, तो ऐसे ही है। अगर कमलेश भैया जी। आज देखिए, मैं फिर उदाहरण देता हूँ, केवल कोई गुजरात के नहीं, मैं बंगाल का उदाहरण देता हूँ, उड़ीसा का उदाहरण देता हूँ। जी उड़ीसा में नवीन पटनायक है, जी बंगाल में ममता दीदी है। हमारे पक्ष के तो नहीं है, हमारी पार्टी के तो नहीं है, जी ये क्यों रिपीट कर रहे हैं? काम कर रहा और न केवल रिपीट कर रहे हैं, जी भविष्य भी ऐसा दिख रहा है कि उनको वहां से हटाना कतई मुश्किल है। जी काम कर रहे हैं इसलिए काम हो रहा कर रहे हैं इसलिए ना। जी। तो आप बोलोगे आज वो ऊपर है कल वो नीचे, कैसे नीचे आ जाएंगे जी? जब काम कर रहे तो क्यों नीचे आ जाएंगे? आप तो अपनी नालायकी कारण नीचे आए ना, है। जी वो नालायक नहीं तो क्यों नीचे आएंगे? आप 15 साल आपकी सरकार रही, नालायकी थी, इसीलिए नहीं। तो, इसीलिए तो भूपेश बघेल फिर की वही सरकार बात आई। है, फिर जी, वही बात है जी कि चलिए भरम में डाल के गंगा, देखिए कुछ भी- हमारा आपका कुछ विश्वास भी- हम पे कुछ है भी- कि कुछ- नहीं है? बिल्कुल। आपका विश्वास गंगा जल पे है, च- मेरा समय- यही। जी। मैंने बार बार ये कहा है, आपके सब- चैनल में भी एक दो बार मुझे मौका मिला है, जी। मैंने बोला कि हमको इस बात से शिकायत नहीं है जी कि आपने क्या वादा किया, वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये तो आपने राजनीति की, जी लेकिन हमारा विश्वास गंगा जल पे है। जी जब आप गंगा जल को हाथ में लेके बोलते हो तो पब्लिक सोचती है, जनता सोचती है कि नहीं, भरोसा होता ये है। भरोसा, क्योंकि वो भरोसा भूपेश बघेल या शैलजा पे या उस समय की जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे उन पे नहीं था, जी। वो भरोसा गंगा जल पे था। जी और आपने धोखा दिया जनता के साथ साथ, ये हमारे सनातन को, हमारे अध्यात्म को भी धोखा दिया। जी, जी। इससे मुझे शिकायत है। जी चलिए, अभी ये शिकायतों को दूर करने का बहुत मौका मिलेगा। चुनाव आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप होंगे। आनंद तो यही, आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो और देशों में तो कितना लोकतंत्र है नहीं कह सकते, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज उसी का कारण है कि हम यहाँ बैठ करके प्रधानमंत्री के ऊपर भी टिप्पणी कर दे रहे हैं। ये यहाँ का लोकतंत्र है। भैया इससे अभिव्यक्ति बड़ा की लोकतंत्र स्वतंत्र का है। उदाहरण और क्या जी, होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए जी। आप घोसी में चुनाव जीत जाते, उपचुनाव जीत जाते। जी अब हम आपको क्या लोग सीना फाड़ के दिखाएं? जी अगर कर्नाटक में अगर सरकार आपकी आ जाती है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, चुनाव आयोग की एक शब्द तारीफ नहीं निकलती, कोई आपको ये तक बोलता नहीं बनता कि चुनाव आयोग को धन्यवाद, जी जो कि एक कर्टसी है। जी ये जैसे कोई कल परसों मैच हुआ ना भारत पाकिस्तान का, जी पाकिस्तान हार गई। जी दुनिया में पाकिस्तान वो जिम्बाब्वे से हार जाए, केन्या से हार जाए, कल नेपाल आई है, कल आई है पहली बार टीम, नेपाल से भी पाकिस्तान हार जाए ना, उसको तकलीफ नहीं होगी जितनी भारत से हारने में होगी। हमारे साथ भी यही होता है। हमारे साथ भी हुई, हम भी यही कहते हैं, लेकिन नेपाल से आ जाना, लेकिन मैं पाकिस्तान से दूसरी नहीं। बात, भारत से हारने में उसको दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ है, जी या भारत को पाकिस्तान से हारने में दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ, चाहे नेपाल से हार जाए। जी उसके बाद भी मैच के बाद वो हाथ मिला के निकलते ना, आप देखो लाइन हाँ, खड़े रहते शिष्टाचार है। हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिला के जाते हैं। जी ये कर्टसी है। जी सबसे ज़्यादा तकलीफ होते हुए ये मालूम होते हुए कि जब हम पेशावर में उतरेंगे और इस्लामाबाद में उतरेंगे तो हमको जूते पड़ेंगे वहाँ पे, जी उसके बावजूद भी वो हाथ मिला के जाते हैं ना, जी वो कर्टसी है। और आपने कर्नाटका चुनाव में जीत होने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद, आपके मुँह से चुनाव आयोग के लिए एक शब्द नहीं निकला, और आप विदेश में जाके बोलते हो कि लोकतंत्र खतरे में है, जी। वहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वहाँ संस्थाएं बिक गई हैं, वहाँ यानी आप चुनाव जीतते जाओ, आपके पक्ष फैसले होते जाए तो अदालत सही रहेगी, जी, आप जी। चुनाव जीतते जाओ तो चुनाव आयोग सही रहेगा, सीबीआई आपको खुली छूट दे दे, पैसा बटोरो और आप अपराध करो तो आप सही रहेगी सीबीआई, ईडी बोलेगी आप पैसा विदेशों में भेजो तो ईडी सही रहेगी। लेकिन अगर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर हम गलत को गलत बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देश लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, प्रजातंत्र खतरे में आ जाएगा। और कहाँ जाके बोल रहे हैं? जी वहां जाके बोल रहे हैं जहाँ प्रजातंत्र नाम की कोई चिड़िया नहीं जानता। जी कुछ वर्षों के बीच के छोड़ दिए जाएं, कुछ 100 वर्षों के, तो भारत में लोकतंत्र हमेशा रहा है। और कौन बोल रहे हैं? राजतंत्र में भी लोकतंत्र कौन रहा बोल रहे है। हैं जिनके बाप दादा ने यहाँ इमरजेंसी लगाई थी? जी कौन बोल रहे हैं जिन्होंने यहाँ के लोकतंत्र को कुचल डाला था, जी। पैरों तले जूतों तले? जी वो आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जी जिन्होंने खैर यहाँ ठीक है। प्रेस के, मीडिया की आजादी को उड़ा दिया, वो प्रेस को आरोप लगा रहे हैं। कुल मिला के ठीक है, ये बीच बीच में कुछ पैबंद लगते हैं, कुछ कुछ ऐसे दाग आते ये हैं, भी लोकतंत्र की लेकिन खूबसूरती है हाँ, भैया। हाँ। ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ लोकतंत्र है जी। कि आपको ये हक देता है ये लोकतंत्र कि जी। आप इतना बोलने के बाद भी वापस इस देश में आ जाते हैं। जी नहीं तो यहाँ दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं कि आपको हाँ ठीक है, तुरंत तो गोली मारो, खत्म करो एलिमिनेट इनको। कर देते जी, किसी जी। भी रूप में। एक मैं वो- नहीं बोलता गोली जी, मारते, जी। पर आपको देश में तो घुसने को नहीं मिलता। जी वो अटल जी की वो बात जो कहा जाता है कि उनका वो शब्द, वो वाक्य,
वो पता नहीं कितने दिनों तक गूंजता रहा, कितने वर्षों, कितनी सदियों तक, जिसमें उन्होंने लोकसभा में कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, हार जीत का खेल चलता रहेगा, लेकिन इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। उससे खूबसूरत बात अभी तक मैंने तो नहीं सुनी है, और सच भी यही है कि हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो झेला है वो हमको झेलना न पड़े, अभी हमारी जो पीढ़ियों को न लेटेस्ट झेलना बात है पड़े। भैया, जी, आखिरी बात समय मैं समय बोलूंगा, जी, और वो चूंकि कल परसों होने वाली इसलिए बोल रहा हूँ। जी, विशेष सत्र बुलाना इस देश में कोई नया है क्या? कोई नई हमेशा होता है, होता आया है ना। हाँ उसका जो सिस्टम है जी, वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने अलग से ले आई है क्या? वो तो हमारे संविधान में है। संविधान के अंतर्गत सारे काम हो रहे हैं। जी, और उसके बाद जो जानकार हैं उसके, जयराम रमेश जैसे लोग, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, शशि थरूर जैसे लोग, ये अगर कहते हैं कि एजेंडा नहीं बताया जा रहा, विशेष सत्र की आवश्यकता क्या, जी, विपक्ष से पूछा नहीं गया, जी, क्यों भैया? वो क्या राज परिवार से आते हैं क्या? उन लोगों से पूछ के ही देश में कुछ काम होगा? वो सरकार डिसाइड करती है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है, और उसको बुलाने वाला राष्ट्रपति होता है। जी, वो एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जी। संविधान के अंदर उसकी पूरी रचना है। देखिए अनूप भाई, ये भारतीय जनता पार्टी भी यही करती थी, कांग्रेस भी वही कर रही है, विपक्ष में जो रहेगा नहीं कुछ तो ना कुछ हमने कहेगा, आरोप नहीं लगाए, कुछ कहेगा। G20 उसका काम ही वही है। देखिए जी, अंतर जी, कहाँ है कमलेश जी, भैया? फिर आप बोलते हो जी। कि आप तर्कों पे इसलिए बोलना पड़ता ना कि आप सच्चाई को स्वीकारते क्यों नहीं जी। हो? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, जी, सक्सेसफुल हुए थे, उसकी तारीफ हुई थी ना, भले ही घोटाले हुए, सब कुछ हुआ, हमने वो अलग विषय था, जी। पर कॉमनवेल्थ की बधाई सबने दी थी, हर हमारे नेता ने दी थी। जी, आज G20 हुआ, देश के चुनिंदा 60 शहरों में G20 की अलग अलग बैठकें हुई, पूरी देश में, पूरी दुनिया में जी, क्या संदेश गया आपने भी देखा, हमने भी जी। देखा, और आप लोगों ने भी देखा। और हमसे लालू यादव जी पूछते क्या मिला, इनको बताइए क्या मिला। वो तो नहीं कहना चाहिए इस तरीके की जब बात करते हैं ना, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, वो भी जानते हैं कि वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। तो नहीं तो इस बात को जानते बुझते करते हैं तब तकलीफ होती है। जी, उनको और फिर इनको लोग वोट देते हैं तो और ज्यादा तकलीफ होती है कि G20 से क्या मिला। G20 से ये मिला कि जो MBS मोहम्मद बिन सुल्तान, जो पाकिस्तान के गॉडफादर होते थे, पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिया, नाक रगड़ लिया कि हमने बस आप चाय पी के चले जाओ, नहीं गए। नहीं पिछली बार वहां से होते हुए आए थे। और पहले एक नियम था, आपको याद होगा तो 10 साल 15 साल पहले, कि कोई भी दुनिया का बड़ा नेता अगर भारत आता था जी, तो अगर भारत में एक दिन का अगर स्टे कर रहा है तो 4 घंटा 6 घंटा वो पाकिस्तान रुकता था। जी, ये नियम होता था, एक प्रोटोकॉल बना हुआ था। जी, और आज डर के मारे कि नहीं भारत नाराज हो जाएगा, हम भारत को नाराज नहीं कर सकते। नहीं, शक्ति में आज तो- तुर्की शक्ति में इजाफा जो हुआ है इकलौता हमारे, ऐसा इसमें कोई देश दो था मत भैया नहीं। दुनिया में जिसने धारा 370 में खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था। जी, इस बात को तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और उसने आपको, अगर भारत यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होता है और उसको स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो हमें गर्व होगा। क्या मतलब इस बार ये कूटनीतिक पूछते हैं जीत है। G20 से क्या मिला? कूटनीतिक जीत है। तो इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत को अगर आप श्रेय नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, हमारी सरकारी मशीनरी को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, तो उनको डिमोरलाइज तो मत करिए कम से कम, जी, क्योंकि बाकी काम तो आप करने के लायक ही नहीं है। जी, पर मैं निवेदन करता हूँ, मेरी आवाज़ वहाँ तक तो क्या पहुँचेगी, पर ऐसे लोगों को डिमोरलाइज भी नहीं किया जाना चाहिए। आजकल सब बातें सब जगह पहुंचने लगी हैं, अब कोई चीज लोकल मेरा नहीं रह गई, लोकल नहीं रह इसमें गई। आप जी, कतई जी, सहमत होंगे जी, कि अच्छे हम काम की तारीफ अच्छे करना काम की चाहिए। तारीफ हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जयशंकर जी ने, देखिए इस बात को कम से कम 6 विदेशी पत्रों का नाम आया था, वाशिंगटन पोस्ट से, डॉन से लेके और ग्लोबल टाइम्स तक, जो कि चाइना की सरकारी पत्र है, जी, उसने तक ये लिखा कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित हुआ उसकी कतई उम्मीद नहीं थी कि इस युद्ध काल में सहमति बन जाएगी उस पर लोगों चाइना, की। रशिया और अमेरिका जी, तीनों एक बात पे सहमत हो सकते हैं, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी। नहीं, निश्चित है उसमें और वो बड़ी जीत। डिक्लेरेशन एज इट इज जो हमने पेश किया, एज इट इज पास हो गया, 1-2 लाइन बदलने के अलावा। जी, 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 अब इस समय पर जो दो ऐसे जान के दुश्मन जो आमने सामने हो और दोनों को हम बैठा के बात कर रहे हैं आजू बाजू, आप उसकी तारीफ नहीं करोगे, उसको अचीवमेंट नहीं मानोगे, आप जी, बोलोगे G20 में क्या मिला, चाइना क्यों नहीं आया? अरे सवाल इस बात का है, वहाँ का राष्ट्रपति नहीं आया, प्रधानमंत्री तो आया। जी, जी, ऐसे ऐसे मौके भी आए भैया, पूरा प्रतिनिधिमंडल नहीं आया, जी, 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 उसको भी सफल माना गया। जी, जी, 19 में नहीं, से बड़ी कामयाबी हो, बड़ी कामयाबी। बहुत बड़ी काम है अभी, जी। और उसको आप इस तरीके से उड़ा रहे हो। चलिए, राजनीति है, ये भी चलता रहेगा।
विराम देते हैं हेडलाइंस को आज, क्योंकि हम अपना हमारी जो समय सीमा है उससे हम आगे बढ़ गए। और अनूप भाई जब बात करते हैं तो मेरा भी मन होता है इनको छेड़ने का, और ये हमें छेड़ते हैं और उसका आनंद आपको मिलता है, कुछ ज्ञानवर्धन भी होता है। हमारे से तो नहीं, ये जो बातें कहते हैं उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। और इसी तरह से अभी हम कोशिश करेंगे कि चुनाव तक आप लोगों को, कुछ न कुछ लोगों को बुलाएं, बैठाएं, उनसे चर्चा करें, और आपको भी लगे कि हमारे मन की बात यहाँ हो रही है। तो कभी अवसर मिले तो व्हाट्सएप भी कर दिया करिए, फ़ोन भी कर दिया करिए कि हाँ भाई यहाँ अच्छा हुआ है मत कहिए, जहाँ गड़बड़ हुआ है वहाँ ज़रूर कहिए, ताकि उस गड़बड़ी को दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम देखने का, और धन्यवाद अनूप भाई आप आए, समय निकालें, शुक्रिया।